हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर वल्ला। आज की क्लास में हम चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके पिछले कई सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, डेली क्लास आपकी जो डेली क्लास होती है 6 बजे शाम को हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वल्ला पर होती है। और ये जो आपका आज का क्लास है कंप्लीट रिवीजन चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 का है। इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, साथ साथ सारे पीवाईक्यूज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पिछले साल में पूछे गए और आगे भी पूछने की चांस है। और अब की बार जो है, अब की बार आखिरी बार और 95 बार, अब की बार 95 बार। और ये ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब जब आपकी क्लास को स्टार्ट करना है तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो मेरे दोस्त, क्योंकि चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एक ऐसा रिवीजन होगा। आज की क्लास आप एक यादगार क्लास होगा जिससे आपको एग्जाम हॉल में दिमाग में डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन बोलेगा, ये तो मास्टर वाला में कराया गया था। तो चलिए, आपका अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। द्विघात समीकरण आपका अध्याय 4 चौथा चैप्टर है। तो चलिए, पहला कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। मतलब जिस समीकरण का उच्चतम घात मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी समीकरण का जो उच्चतम घात हो, क्या हो वो, दो हो। किसी भी समीकरण का उच्चतम घात, मैक्सिमम घात कितना हो, मैक्सिमम पावर दो हो, उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और किसी भी द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सामान्य रूप जो होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए जीरो के इक्वल नहीं होना, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और ए बी सी तीनों के तीनों क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। कंप्लीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा समीकरण जिसका अधिक से अधिक कितना घात हो, अधिकतम घात दो हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और उसका सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए क्या, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। और ए बी सी तीनों के तीनों क्या होते हैं, कोई वास्तविक संख्या होते हैं। वही आपका यहाँ लिखा गया है कि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा मतलब द्विघात समीकरण के सामान्य रूप है। एक में क्यूब वाला दे देगा, एक में स्क्वायर देगा, रैखिक वाला दे देगा। तो आपको टिक करना है, आपको याद रखना है कि सामान्य रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पिछले कई सालों में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि सामान्य रूप कौन सा है, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ए बी सी तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों वास्तविक संख्या होते हैं। अगर ए क्या मैंने कहा ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए तो फिर वो द्विघात नहीं, वो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। कोई भी समीकरण जिसका अधिक से अधिक घात दो हो तो वो द्विघात कहलाएगा। और अगर उसमें x का मान जीरो नहीं होना चाहिए, अगर x का मान जीरो हो जाता है तो फिर वो क्या कहना लगता है, वो फिर कहना लगता है रेखीय समीकरण। इतना क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि अधिक से अधिकतम कितनी घात होना चाहिए, द्विघात समीकरण की नाम में ही छिपा हुआ है। द्वि मतलब दो, घात मतलब जो वही जो पावर होता है, इसको हम लोग पावर कहते हैं। जैसे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की घात यहाँ की है, पावर कितना है, तीन, तो इसकी घात कितनी होगी, तीन। एक्स पे पावर फोर है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, चार। एक्स स्क्वायर है तो इसकी घात कितनी होगी, दो। एक्स है तो इसकी मतलब कुछ नहीं है तो वन, तो इसकी घात कितनी होगी, एक। तो ये इसका क्या कहलाता है, यही कहलाता है इसका घात। तो द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर हुई। तो जिसका पावर क्या हो, दो हो, वो द्विघात कहलाता है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, मैंने पीछे क्या बताया कि अधिक से अधिक द्विघात समीकरण का दो ही पावर होता है, इसलिए इसको हम लोग डिग्री, डिग्री भी क्या कहते हैं, दो कहते हैं। पावर दो तो डिग्री भी दो। किसी भी द्विघात में अधिक से अधिकतम दो होना चाहिए। और किसी भी समीकरण में जो अधिक से अधिकतम घात होता है, अधिकतम घात, वही क्या कहलाता है, अधिकतम घात को ही हम लोग डिग्री कहते हैं।
कुछ इनमें से कुछ द्विघात समीकरण के उदाहरण है और कुछ में से उदाहरण नहीं है। अब आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा उदाहरण है कौन सा नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि द्विघात समीकरण का तो अधिक से अधिकतम घात कितना हो, जैसे 4x है यानी मतलब यहाँ घात का x का घात कितना 1, यहाँ x नहीं है तो मतलब x का घात 0, यहाँ एक्स स्क्वायर है x की घात 2, तो अधिक से अधिक कितना हुआ 2 हो गया, तो ये द्विघात है बिल्कुल। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है 2, इसमें 1 इसमें 1, तो ये भी घात द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो ये कितना x को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर माइनस टू को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इधर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये आता है। अब इस समीकरण को हम देख लेंगे अधिकतम घात 2 है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विघात। एकदम तगड़े लेवल वाली आज रिवीजन होने वाली है, और एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, एक भी कंसेप्ट इससे बाहर छूट स्किप नहीं होगा आज की क्लास में। अब ये देख लेते हैं हम लोग, देखिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन इसमें अधिकतम हम कितनी एक ही है, x और एक ही है, तो ये भी क्या द्विघात होगा, नहीं होगा। तो ये तीनों के तीनों क्या थे, द्विघात समीकरण थे, और ये दोनों के दोनों नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप क्लियर है। ये क्या है, द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां, इसमें कुछ कुछ तो कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसको हल किया जाएगा, और हल करने की उसमें भी कुछ कुछ विधियां होती है, उसको हम लोग जान लेते हैं। एक पहली विधि है जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात समीकरण का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, सामान्य रूप। तो किसी भी द्विघात समीकरण इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड रूप होता है, और अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड रूप में लाना है। अगर इस तरह दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस सी को इधर लाके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इधर आके प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर नहीं है तो पहले उसको इस फॉर्म में बनाना है। पहला स्टेप ये हो गया, इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करना। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर बीच वाले टर्म को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा फिर उसका फैक्टर बनाना है, और हर फैक्टर को फिर चौथे में स्टेप में सारे फैक्टर जितने फैक्टर बने सारे फैक्टर को 0 के बराबर रखना है। उसके बाद फिर x का मान निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 10 ले दिया हुआ आपका। अब देख लेते हैं इसमें, पहले हमको पहला स्टेप में क्या करा है, इक्वेशन को इतना जनरल फॉर्म में लाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस 10 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। और दूसरा स्टेप में क्या करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यानी अब हम इसमें क्या करते हैं, दूसरे टर्म में मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, और माइनस सेवन एक्स को कैसे हम लोग स्प्लिट लिखेंगे, तो उसका तरीका होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एक, कुछ नहीं है तो मतलब एक। अब इस यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो एक, अब इस एक को गुना करना है इस 10 के साथ, कितना है 10 गुना 1 बराबर 10। अब इस 10 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 5 6 10, 2 और 5 आया। अब 2 और 5 को हम लोग क्या करें, एक आया 2 एक आया 5। अब इस 2 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस 7 बन जाए, तो यहाँ माइनस 2 और माइनस 5 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। तो इसको लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x, माइनस 7 को माइनस 2 माइनस 5 लिख दिया, फिर 10 का ऐसे ही लिख दिया बराबर 0। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स, यहाँ कितना बचेगा, एक्स निकालेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। सेम उसी तरह यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस वाले को कॉमन ले लेते हैं, माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 5 ले लेते बचा कितना एक्स, और इधर माइनस ले लेंगे तो यहाँ माइनस अंदर में बच जाएगा, माइनस 2 बराबर 0। अब x माइनस टू यहाँ भी है, x माइनस टू यहाँ भी है, दोनों में से x माइनस टू कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें x बच जाएगा, इधर माइनस 5 बच जाएगा। तीसरा फैक्टर भी बना लिया, पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब हर फैक्टर को हम लोग 0 रखना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, x माइनस टू को 0 रख देते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस 2। दूसरा केस में हम लोग x माइनस 5 को पहले इसको 0 रख दिया, अब इसको 0 रखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5। तो x का वैल्यू क्या आया, x बराबर कितना आया 2,5।
और ये हमको फैक्टर बनाकर जीरो करके हमें x का मान निकल गया। द्विघात समीकरण है तो मतलब इसका क्या, डिग्री 2 है, घात 2 है, तो इसका कितना निकलेगा, मैक्सिमम 2 ही हल निकलेगा। 2 हल क्या क्या निकलेगा, 1 2 1 5। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और ये जो मेथड है जनरली कब पूछा जाता है, ये मेथड हमारे लिए कब हेल्पफुल है, जब क्या हो, फैक्टर हमारा इजी से निकल जाता है। लेकिन जब बड़ा बड़ा फैक्टर वाला आएगा फिर वहां हमें ये दिक्कत कर देता है। यहाँ नोट पॉइंट में क्या है लिख सकते हैं आप, कि ये जो होता है ये तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन इजीली फैक्टर बन जाए, तब ये ठीक है, लेकिन अदरवाइज फिर ये हमें बहुत दिक्कत कर देता है। दूसरा मेथड क्या है कि मेथड 2 है हमारा, मेथड 2 हमारा क्या है, मेथड 2 है वर्ग पूर्ण विधि। वर्ग पूर्ण विधि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप में हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इसका कोफिशिएंट 2 है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। तो हमें 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/2x प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 0। हमें क्या करना है, पहले इसको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है, इतना कर लिया। फिर कांस्टेंट टर्म, जैसे कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 1, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करना है, उसको 0 के उस साइड ले आना है, मतलब राइट हैंड साइड में ले आना है। तो इसको अगर कांस्टेंट टर्म को राइट ले आना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स इक्वल टू राइट साइड ले जाएंगे तो -1, इस तरह करना है। फिर b/2 स्क्वायर जोड़ो, b/2 का स्क्वायर करके उसमें जोड़ना है। फिर क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर उसको बनाना है, जिस तरह माइनस प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। देन फिर क्या करना है आपको, ये आपको ऐसे समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। फिर आपको उसका स्क्वायर रूट लेकर सॉल्व करना है। पहला क्या करना है, पहला एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है। दूसरा कांस्टेंट आरएचएस में भेजना है। तीसरा b/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर को जोड़ना है। चौथा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पांचवा स्क्वायर रूट लेकर सॉल्व करना है। जैसे आप एग्जाम्पल दिया, अब इसके थ्रू से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर स्टेप 1 में क्या था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना है, लेकिन ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो स्टेप 1 सेटिस्फाइड है। स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या करना है कि हमें ये आरएचएस जो 7 है इसको हम लोग राइट साइड लेके जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ऐसे रहने देंगे, प्लस 7 इधर आएगा तो -7। स्टेप 2 कंप्लीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारा स्टेप, इसके पीछे वाला क्या था हमारा, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाओ, ये हो गया। कांस्टेंट को आरएचएस में भेजो, ये भी हो गया। अब क्या करना है, b/2 का स्क्वायर करके जोड़ना है। अब देखिए b/2 क्या है, अब इसमें b क्या है, इसमें b क्या है, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 8 है, c बराबर 7 है, क्योंकि 7 यहाँ था। यहाँ से आप वो नहीं देख सकते, अब तो यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस केस में अगर यहाँ था इतना था, हमको राइट हैंड भेजने से पहले एक्स का प्लस 8x प्लस 7 में x बराबर कितना हो जाएगा, x नहीं, इसको a लिखते हैं, a बराबर 1, b बराबर 8, c बराबर 7, यही तो था। तो हमें क्या करना है, अब दोनों साइड b/2 का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, b बराबर कितना है 8, तो 8/2 का स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है। सेम उसी तरह -7 यहाँ रहेगा, इधर भी 8/2 का स्क्वायर करके जोड़ देना है, क्योंकि दोनों साइड हम कुछ भी अगर इक्वल के एक साइड करते हैं तो हमें दूसरे साइड भी करना पड़ता है। इधर अगर 5 माइनस करते तो इधर भी माइनस करना पड़ता। इधर प्लस 8/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये बैलेंस होकर रहेगा। अब क्या करना है इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 8/2 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर -7 प्लस 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16। सेम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 16 से 7 जाता है, कितना बचेगा, 16 से 7 गया 9, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर कितना गया 9। यहाँ तक ठीक था। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है, b/2 को हम लोग जोड़ लिए, ये स्टेप हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेकर फिर सॉल्व करना है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेकर सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस 8x को हम लोग नहीं से लिख सकते हैं, 2 इंटू ए की जगह क्या है, एक, इंटू बी की जगह 4, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 4 बराबर -1। एक वैल्यू एक्स का अगर हम लोग एक्स प्लस 4 बराबर 3, तो एक वैल्यू कितना आया एक्स का, -1। ठीक है, उसी तरह फिर एक्स का वैल्यू -7 भी आएगा, जब आप -7 लेंगे तो एक्स का अनदर वैल्यू लेंगे तो फिर, और ये क्या होता है, ये स्टेप जो आपको यहाँ कह रहा है, ये जो आपको यहाँ नोट पॉइंट कह रहा है कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसी मेथड से आते हैं, जो हमारे जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो इसी मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए आते हैं, इसलिए इस मेथड को काफी आप लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर कैसे कैसे आंसर निकलते हैं, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेथड 3, जो फार्मूला मेथड होता है। इसमें फार्मूला क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण किसके फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ये हमेशा जबान पे रटा हुआ होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है, ये सामान्य रूप होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का क्या होता है, ये सामान्य रूप होता है। और इसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स का मान कितना आता है, एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c ऑल डिवाइडेड बाई 2a, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c को हम लोग डी भी लिखते हैं बाई 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप क्लियर। और इसमें स्टेप क्या क्या होता है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है, और ये सारे के सारे इक्वेशंस के लिए क्या है, वैलिड है। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है, एक 3x स्क्वायर -5x, 3x स्क्वायर -5x -2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर -5x -2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू -2। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, -b, मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3, सी की जगह -2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, +5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4×12 = 24/6, 5 प्लस माइनस 25 - 24, रूट के अंदर बचेगा एक, और रूट के अंदर एक को हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक आ जाएगा बाहर बटे 6। एक बार हम लोग प्लस वाला साइन लेंगे, एक बार हम लोग माइनस वाला साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे 5 + 1/6, 5 - 1/6। एक सेकंड में क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
अब देखिए यहाँ क्या था -4ac, 4a और एक माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 25 24 प्लस बटा 6, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 और 24 कितना होता है 49, 49 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ये 7, तो 5 प्लस माइनस 7/6, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 7/6। पहला केस हम लोग केस 1 लेते हैं अगर हम लोग, तो उसमें क्या होता है हम लोग प्लस वाले को लेंगे, 5 प्लस 7/6, 7 5 कितना होता है 12/6 बराबर 2। केस 2 अगर हम लोग लेते हैं, दूसरा केस में क्या हो सकता है कि 5 माइनस 7/6, 5 से 7 गया -2/6 बराबर -2/6 बराबर -1/3, तो x बराबर कितना आ गया, एक ठो आ गया 2, एक ठो आ गया -1/3, ये हमारा x का वैल्यू था, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब क्या होता है कि विवर्तक, जिसको मैंने वहां d कहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या फिर इसी को हम लोग x -b प्लस माइनस रूट ऑफ d/2a, ये भी पढ़े ना हम लोग। तो ये जो d है ये क्या है, यही विवर्तक है, इसी विवर्तक को हम लोग d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। ये d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर -4ac। अब ये d हमें क्या बताता है, ये d हमें बताता है कि रूट की प्रकृति क्या होगी। डी से ही हमें पता चलता है कि उसके इक्वेशन के जो रूट है, जो हल है, उसकी प्रकृति क्या होगी, या तो वो क्या होंगे वास्तविक होंगे, या फिर वास्तविक नहीं होंगे, समान होंगे, क्या होंगे किस तरह होंगे, इसके रूट के बारे में हमें क्या और बताता है, इस रूट के बारे में हमें बताता है इसका विवर्तक। अगर डी का मान अगर डी का मान कुछ रहेगा तो उसके हिसाब से रूट का प्रकार होगा। अगर डी का मान 0 से ज्यादा है तो दो अलग अलग उसका भिन्न रूट होंगे या हल होंगे, दो अलग अलग हल होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे वास्तविक होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी का मान अगर 0 से ज्यादा आ गया तो अलग अलग होंगे, दो भिन्न होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। अगर डी 0 के बराबर आ गया तो दो समान वास्तविक हल होंगे, दो हल होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे आपस में समान होंगे। अगर डी 0 से लेस देन हुआ, लेस देन मतलब 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव जिसका होता है रूट के अंदर डी का वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब उसको इमेजिनरी नंबर है, वो काल्पनिक संख्या है, मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है, और वो वास्तविक संख्या नहीं है तो उसका मतलब कोई रूट नहीं है। अब एक होता है रूट्स और कोफिशिएंट के संबंध। रूट्स यानी हल, कोफिशिएंट और यानी गुणांक। हलों और गुणांक का संबंध। यदि कोई एक, ये जनरल फॉर्म मैंने फिर आपको रिपीट, ये एकदम आपके जबान पे, मतलब नींद में भी कोई पूछे तो आपको बता याद आना चाहिए कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर, और मैंने क्या बताया, कोई द्विघात समीकरण है तो उसका अधिक से अधिकतम कितना हल हो सकता है, अधिक से अधिकतम उसके दो ही हल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि एक हल का नाम अल्फा है, दूसरा का नाम बीटा है, दो ही हो सकते हैं, मान लेते हैं एक तो अल्फा एक तो बीटा है। तो अगर दोनों हल को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, यानी हलों का योग, तो क्या हो जाता है -b/a, ये जो b है ना, ये b, इसके साथ माइनस लगा देंगे, उसके बाद a। वहीं अगर दोनों हल को हम लोग आपस में गुना करते हैं, मान लो एक तो हल अल्फा निकला एक तो बीटा निकला, और दोनों को आपस में अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाता है c/a, और ये c क्या होता है, यही वाला कॉन्स्टेंट टर्म, ये होता है c, और ये होता है ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट टर्म। तो यदि रूट्स एक अल्फा है और दूसरा बीटा है तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर। और इसका यूजेस कहाँ होता है, यानी बिना सॉल्व किए ही हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग वहाँ सॉल्व कर रहे थे ना, फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे थे, या फिर हम लोग वो -b प्लस माइनस रूट इतना लंबा मेथड निकालते थे हम लोग, तब अल्फा बीटा निकलता था, तब हम लोग रिलेशन निकाल पाते थे। लेकिन क्या है, जब बिना सॉल्व किए हम लोग क्या होता है उनका रिलेशन निकाल सकते हैं इस मेथड से, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला से। और ये इसका हेल्प सबसे मेन ज्यादा क्या होता है, आपको कोई दो हल दिया हुआ रहेगा, बोल देगा एक अल्फा इसका हल है और दूसरा बीटा है,
तो वो समीकरण निकाल दे, उल्टा पूछ लेगा, उसका हल दिया हुआ रहेगा और समीकरण पूछ लेगा, तब भी इसका यूज होता है। वो आगे मैं फिर बताऊंगा। अगर आपको दो रूट आ भी गया वो, अगर आपको दो रूट्स दिया हुआ रहे, एक सेकंड, आपको अगर दो रूट्स दे, एक अल्फा दिया हुआ रहे और एक बीटा दिया हुआ रहे, बोल दे कि दो रूट्स है और तो इनका इक्वेशन समीकरण क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस और अल्फा इंटू बीटा को यहाँ रख देंगे और ये इसको जीरो के बराबर रख देंगे। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका समीकरण। क्लियर। जैसे अल्फा बीटा अगर है तो उसका कोई अगर अल्फा बीटा किसी समीकरण का क्या है, दो हल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसे मान लेते हैं यहाँ पूछ लिया गया कि किसी का रूट्स है 4 और -1 है, क्या क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 4 है कोमा बीटा बराबर -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस -1 बराबर 4 -1 बराबर अल्फा प्लस बीटा 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 4 गुना -1 बराबर -4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समीकरण। समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया, 3, 3, 3 को एक्स से गुना करना है, एक्स प्लस है प्लस लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है -4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर -3x प्लस माइनस -4 बराबर 0, ये हमें निकालना था। क्लियर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ समस्या होती है, वर्ड, कभी कभी इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्द वाला कुछ क्वेश्चन अभी कभी कभी आप लोग को इसमें पूछ लिया जाता है, यानी द्विघात समीकरण पर इस पर आधारित कोई क्या है शब्द यानी वर्ड प्रॉब्लम्स, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, आपको दो संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर आयु से जुड़ा हुआ कोई सवाल दे देगा, इसका आयु इतना साल पहले इतना था, इसके आयु इसका इससे इतना गुना है, तो इसका आयु कितना होगा, बाप का बेटा का, ऐसा रिलेशन पूछ लेता है। किसी का आपको बोल देगा कोई एक खेत है आयताकार है और एक की लंबाई दूसरे से क्या है, मान ली बोल देगा कि ये एक्स है और ये एक्स प्लस 3 है, तो इसका क्षेत्रफल अगर मान ली बोल देगा कि इतना वाई है, तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो तब हमें क्या करना है, वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का यूज करना पड़ता है क्षेत्रफल आयत का निकालने के लिए। चाल दूरी निकालने के लिए हमें लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण यूज करते हैं, और इसके क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे उसको हम लोग निकालते हैं वो देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना इसकी लंबाई क्या है, लंबाई एक्स है, फिर इस हिसाब से हमें कंडीशन दिया हुआ रहता है कि दूसरा एक इससे क्या है 3 ज्यादा है, हम इसको मान लेते हैं, इस हिसाब से फिर इसका मान निकाल लेते हैं तो एक्स प्लस 3 आ जाता है, कंडीशन को लिख लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, यानी समीकरण को बनाते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, और इसमें जो हमारा नेगेटिव वैल्यू होता है, क्योंकि एरिया वगैरह कभी क्या होता है नेगेटिव हो सकता नहीं, जो भी नेगेटिव होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, जो भी पॉजिटिव रहेगा उसी का वैल्यू लेंगे, उसी का मान रखेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग कट कर देंगे। ये था आपका सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है द्विघात समीकरण का सुपर फास्ट रिवीजन। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए ये आपका सारे के सारे क्या है, पिछले कुछ सालों में पूछे गए मोस्ट VVI क्वेश्चंस। अब समझ में आ गया कि आपके ये कौन से क्वेश्चंस है, जिसको हम लोग इसी को हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट PYQs। ठीक है, इम्पोर्टेंट
पी वाई क्यूज। अब क्लियर हो गया ये कौन से क्वेश्चन है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा है उसको हम लोग लिखना है। द्विघात समीकरण के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में इतना तुम किसका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको कहीं से भी पूछे कि द्विघात समीकरण तो तुरंत दिमाग में हो जाए कि इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात मतलब इसका डिग्री भी 2 होना चाहिए, मतलब घात 2 होना चाहिए। इसका घात क्या 1 है कटिंग, इसका घात कितना होना चाहिए अधिकतम 2, इसका 3 है कटिंग, कितना होना चाहिए 2, इसका कितना 1 है कटिंग। तो 20 10 सही है, 20 का इसका 2 है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान शून्य हो, अगर ए का मान क्या हो, शून्य हो जाए, तो समीकरण का क्या बन जाएगा, तो समीकरण क्या बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये दिया हुआ द्विघात समीकरण। इसमें ए का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो 0 गुना एक्स स्क्वायर बराबर 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 को एक्स स्क्वायर से 0 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, तो 1 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाले को हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। हम लोग मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, इसका दोनों हल निकालते हैं। हल कैसे निकालते हैं हम लोग, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा इंटू गामा, वो किसके लिए निकालते हैं, वो हम इक्वेशन के लिए निकालेंगे। मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग इसका डी निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग क्या करते हैं विवर्तक। फिर से मैं इसका रिविजन करता हूँ, विवर्तक निकालते हैं जिसको हम लोग डी कहते हैं। और डी का वैल्यू अगर डी अगर 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न होते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, हल और वास्तविक होते हैं। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं और कोई हल नहीं। ना आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति क्या है। इसमें हम लोग क्या डी निकाल लेते हैं, डी बराबर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस इक्वेशन में ए बराबर कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर -4 एंड सी बराबर 4। डी निकाल लेते हैं, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए बराबर कितना है 1 एंड सी बराबर कितना है 4। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16, 16 माइनस 16 बराबर रूट 0 बराबर 0। तो हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया, डी का वैल्यू हमारा आ गया 0, यानी विवर्तक क्या हो गया, विवर्तक हमारा आ गया 0। और जब भी विवर्तक हमारा 0 रहे तो क्या होता है, ये समान होते हैं, दोनों मूल, दोनों हल समान होते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। दो समान और वास्तविक होंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि विवर्तक डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल होंगे। मैंने अभी बताया ऋणात्मक होते हैं तो काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते हैं, कोई वास्तविक नहीं होते हैं। ये सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पिछले कई सालों में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवर्तक का सूत्र क्या होता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज घुमा के पूछ लेता है। विवर्तक मतलब डी, और डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों समान हो तो विवर्तक क्या होगा। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज सेम देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य एंड डी अपरिभाषित। मूल समान होते हैं, यानी डी का मान कितना होगा 0, डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो क्या होता है, मूल शून्य हो जाता है उसका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग नहीं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और इस इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू -7 और सी का वैल्यू 3। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का वैल्यू कितना है -7, ए का वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। मूलों का क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई इस इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -7 एंड सी का वैल्यू 3। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 2, 3/2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण के मूलों का योग किसके बराबर होता है। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से वही क्वेश्चन आ गया है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। यदि किसी द्विघात समीकरण के विवर्तक 25 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल टू कितना 25, तो मूल होंगे। मैंने क्या बताया, डी का वैल्यू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तब भी ये वास्तविक होंगे, लेकिन मूल क्या होंगे, मूल समान होंगे। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो ये काल्पनिक होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो डी का वैल्यू क्या है 25, यानी ये पॉजिटिव, यानी ये क्या है, डी 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न यानी पड़ी में होगा, अपड़ी में तो होगा नहीं। काल्पनिक होगा नहीं होगा, समान होगा नहीं होगा, और पड़ी में होगा नहीं होगा, तो लास्ट में क्या बचा, पड़ी में से। भिन्न में से कौन सी विधि सभी द्विघात समीकरणों पर लागू होती है। गुणनखंड विधि हमें क्या, जब शॉर्ट फैक्ट जिसका फैक्टर्स हम इजीली निकाल सकते हैं उसके लिए यूज होता है। वर्ग पूर्ण विधि, इस पे आप सारे को यूज कर सकते हैं। और सूत्र विधि, इसको भी आप सारे पे यूज कर सकते हैं। तो ये बी भी सही है और सी भी सही है। ये तो होगा नहीं, ग्राफ विधि होगा नहीं। अब इन दोनों में से हमें क्या करना है, बेस्ट को चूज करना है, वर्ग पूर्ण विधि और सूत्र विधि। तो सी सही आंसर होगा हमारा, सूत्र विधि। वर्ग विधि में भी काफी दिक्कत होती है, लेकिन सूत्र विधि है सबके लिए क्या होता है, वैलिड रहता है। इस पे हम इमेजिनरी रूट्स को भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² + 1 के मूल होंगे। x² + 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √(-1). और रूट के अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यू रहते हैं तो क्या होता है, वो इमेजिनरी होता है, यानी वो काल्पनिक होता है, उसका कोई वास्तविक है ही नहीं, वास्तविक से कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 है तो समीकरण होगा। मूल यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2, बीटा बराबर 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 × 3 इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 5 माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6, x² माइनस 5x प्लस 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समीकरण x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। कोई इक्वेशन दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके मूल क्या आ गए। इसमें केस 1 होगा क्या, जब हम लोग x को 0 के वैल्यू पुट कर देते हैं। केस 2 क्या हो सकता है, जब हम लोग x माइनस 3 को 0 के वैल्यू पुट कर दें तो x कितना है, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, 0 एंड 3। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण की घात डिग्री क्या होती है। द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। और द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जिसका क्या हो, अधिकतम जो घात हो तो मैक्सिमम पावर हो, क्या हो, मैक्सिमम पावर 2 हो। जिसका मैक्सिमम पावर वही क्या कहलाता है, उसका वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। मैक्सिमम पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। द्विघात समीकरण का डिग्री क्या होगा, तो वो 2 होगा। यदि विवर्तक का मान 0 से अधिक हो तो मूल होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, विवर्तक यानी डी का वैल्यू पॉजिटिव आए तो क्या होंगे, दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। डी का वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होंगे, ये काल्पनिक होंगे। और डी का वैल्यू 0 आता है तो ये क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो मैं क्या पूछा, यदि विवर्तक का मान 0 हो यानी 0 हो, 0 होगा तो दोनों मूल समान होंगे। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 के मूल हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द्विघात सूत्र में प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, केवल जोड़, केवल घटाओ, दो मूल प्राप्त होते हैं या एक मूल। केवल जोड़ कोई तो सेंस ही नहीं बनता इसका। कभी भी हम लोग अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 3 लेते हैं। ये प्लस माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका एक वैल्यू क्या होगा, एक वैल्यू प्लस 3 होगा, दूसरा वैल्यू माइनस 3 होगा, यानी इसका क्या होगा, दो मूल प्राप्त होते हैं, यानी दो सॉल्यूशन होते हैं जिसके। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी मूव टू चैप्टर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। हम लोग समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है, इसका हम लोग इसका सुपर पार्ट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देन फिर हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे। समांतर श्रेणी यानी एपी। एपी होता क्या है, यानी संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पद और उसके ठीक पहले वाले पद का क्या समान अंतर हो। यानी कोई भी एक टर्म मान लेते हैं, कोई एपी है, फर्स्ट टर्म 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इसका जो ये वाला टर्म है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस होता है और सेकंड थर्ड का फिर फोर्थ से जो डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस सबका सेम आ जाए, इफ डिफरेंस इज सेम, अगर ये डिफरेंस यानी इसका अगर अंतर जो है वो बराबर आ जाए, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा कि ये एपी में है। तब ये कहलाएगा कि ये एपी में है। अदरवाइज अगर इसका डिफरेंस, इसका अगर अंतर अगर बराबर नहीं आता तो ये क्या कहलाएगा कि एपी में नहीं है। तो वही कह रहा है कि संख्याओं की वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर अगर समान हो यानी कांस्टेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। इस दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना होगा, +3। इसका निकालते हैं तो +3, इन दोनों का निकालते हैं तो +3। यानी ये क्या है, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये सब में ये अंतर समान है, इसीलिए क्या कहलाएगा, समान अंतर। जैसे इसका चैप्टर का नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। नाम में क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब देखिए चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान प्लस अंतर, जिसका अंतर क्या हो, समान हो, वही कहलाता है समांतर। किसी भी सीरीज का, किसी भी श्रेणी का अगर अंतर समान हो तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है समान अंतर। दूसरा क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एपी। एपी में क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, एपी में ए होता है पहला टर्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, देन दूसरा टर्म A2,
तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। पहला टर्म को हम लोग ए ही कहते हैं। दूसरा टर्म क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा टर्म फिर इसमें हम लोग डी को ऐड करते हैं, यानी A प्लस डी, जिसको हम लोग A प्लस 2D कहते हैं। चौथा टर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें A प्लस 2D रहता ही है, साथ में फिर हम लोग इसमें डी ऐड करते हैं, यानी A प्लस 3D। यानी जितना टर्म होता है उससे डी का वैल्यू एक कम रहता है। अगर हमें A4 निकाले तो A प्लस 3D आया, A3 निकाले तो A प्लस 2D आया, A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D आएगा। सिमिलरली A10 निकालेंगे तो कितना आएगा, A प्लस 9D आएगा। A11 निकालेंगे तो A प्लस 10D आएगा। A100 निकालेंगे तो A प्लस 99D लिख सकते हैं उसको हम लोग। AN लिखेंगे तो A प्लस कितना था, 100 था तो यहाँ 99, 11 था तो 10, 10 था तो 9, मतलब -1 करते हैं सब में। 5 था तो 4, ऑब्जर्वेशन की बात है यहाँ। 3 है तो 2, 4 है तो 3, तो यहाँ n है तो यहाँ कितना हो जाएगा, n-1। ये आपका बन गया n टर्म का फॉर्मूला। और प्रथम पद जिसको हम लोग A कहते हैं, फर्स्ट टर्म, D क्या होता है, उसका सार्वंतर होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सार्वंतर कहलाता है। और n क्या होता है, पदों की संख्या। सार्वंतर मैंने क्या बताया कि कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और कोई भी एपी है, मान लेते हैं एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इस एपी का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस ही एपी का डिफरेंस कहलाता है। कोई भी दो पद का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। चाहे आप इन दोनों का निकालें, इन दोनों का निकालें, इन दोनों का निकालें, इन दोनों किसी भी दो का निकालते हैं तो जो सारे के सारे अगर अंतर समान आते हैं वो समान अंतर कहलाते हैं। और कोई भी समान अंतर में रहेगा तो उसका अंतर समान ही आएगा। इसका जो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 कीजिए, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं, A5 माइनस A4 कर सकते हैं। मतलब जो टर्म रहेगा जस्ट उससे पहले वाला टर्म को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल में आपका दिया हुआ है, एपी क्या है 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। इसका डी निकालना है तो डी क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, जो कि अपने यहाँ लिखा हुआ है। अगर समांतर सरणी का सामान्य पद, जो मैंने आपको ऑब्जर्व करके सिखाया कि n टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने क्या आपको बताया, फोर्थ टर्म निकालना है A4 इक्वल टू A प्लस 3D, सेकेंड टर्म निकालना है तो A प्लस डी, फिफ्थ टर्म निकालना है तो A प्लस जस्ट उसका -1 करेंगे 4D, ये 99 निकालना है तो A प्लस -1, 99 में से -1 करेंगे 98D, ये 100 निकालना है तो 100 माइनस 1 A प्लस 99D, ये 1000 निकालना है हमें तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 1000 माइनस 1 999D। सिमिलरली n इक्वल टू A प्लस n से एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका n टर्म का फॉर्मूला। वही कह रहा है फॉर्मूला क्या होता है n टर्म का, n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। और ये किसी भी स्थान का पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। इसमें लास्ट टर्म आपको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एग्जांपल आपको दिया हुआ 3, 7, 11 एंड इसका हमें 10 टर्म निकालना है। एपी क्या देगा 3, 7, 11, उसका हमें 10 टर्म निकालना है तो इसमें ए क्या होगा, ए हो जाएगा 3, डी हो जाएगा 7 माइनस 3, A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। हमें निकालना है 10, यानी A10 निकालना है हमें। A10 बराबर कितना होगा, A प्लस 9D, ए कितना है 3 प्लस 9, डी का वैल्यू कितना है 4, 9 4 द 36 प्लस 3 इक्वल टू 39। अब कह रहा है दिए गए एपी से हमें क्या करना है, आपका एमसीक्यू बन जाता है इस तरह से। कोई 4 एपी दिया हुआ है, पूछेगा इसमें से कौन एपी है कौन नहीं है, एपी को पहचाना, इस तरह से पूछेगा। और ये क्या होते हैं, अगर कोई भी 3 संख्या मान ली एपी में है A B C, तो अगर 3 कंटिन्यू संख्या है, अगर मान ली 3 संख्या का एपी है तो ये क्या कहलाएगा, पहला पद कहलाएगा, ये कहलाएगा दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। और किसी भी कोई एपी में अगर 3 टर्म है, उसका मिडिल टर्म हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। यानी अगर हमें बीच वाला टर्म निकालना हो बी को, उसको हम लोग A प्लस C/2 करके निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि B माइनस से इसका डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस B माइनस से,
और किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चाहे आप यहाँ से निकाले या यहाँ से। बी माइनस ए भी किसके बराबर होगा, सी माइनस बी के बराबर। जब इसको आप माइनस बी को इधर लाएंगे तो बी प्लस बी हो जाएगा, सी यहाँ रहेगा, माइनस ए इधर आके प्लस ए, बी प्लस बी 2b, इधर कितना आएगा सी प्लस ए, बी बराबर सी प्लस ए बाई 2। और ये आपको यहाँ मैंने डायरेक्ट बताया ट्रिक में, ये मैंने आपको यहाँ प्रूफ भी कर दिया। समांतर श्रेणी के पदों की संख्या हमें अगर मान लीजिए, जैसे मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया, एन टर्म का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, और जहां एन ये क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या। ये होता है एन, क्या होता है पदों की संख्या। और ये अगर एन ही निकालना है तो हमें एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ए का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इनको पुट करेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। यदि अंतिम पद दिया हुआ हो, यानी ए एन का वैल्यू दिया हुआ हो, और ए एन को हम लोग दूसरा सिंबल क्या आई से भी डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये अगर ए एन दिया हुआ हो, एपी दिया हुआ रहेगा तो ए डी निकाल सकते हैं एपी से, उसका ए एन भी दिया हुआ, इस फॉर्मूला से हम लोग एन भी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। कोई भी एक एपी है, उसके एन टर्म क्या होते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और वहीं अगर हमें एन टर्म का सम निकालना है तो एस एन बोलते हैं उसको, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या फिर इसको पैसे भी लिखते हैं एन बाई 2 इंटू 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन बाई 2। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए एन लिखते हैं, तो ए यहाँ रहेगा, इसके जगह हम लोग ए एन भी लिख सकते हैं, और इस ए एन को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं, तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस आई। ये फॉर्मूला आपका यहाँ था, ये भी आपका प्रूफ हो गया। और बोर्ड एग्जाम जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है तो यही सम वाला ही पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एपी में। नेक्स्ट क्या है कि योग निकालने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एपी चैप्टर से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जिसमें आपको कोई एपी दिया हुआ है, उसका आपको ए निकालने बोलेगा, प्रथम पद निकालने कहेगा, या बोल देगा इसका सार्वंतर निकालें, या फिर इसको पहचाने ये एपी है कि नहीं है, या फिर आपको कभी कभी सही फॉर्मूला का चूज करना भी कर सकता है, या फिर इसको स्टेप भी कर सकते हैं अगर कैसे हमको सॉल्व करना है। तो ए डी एन पहले निकालना है, उसका फिर सही फॉर्मूला का यूज करें, फिर उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, फिर उसका यूनिट लिखना ना भूलें। और समांतर श्रेणी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट उसके टाइप्स होते हैं। कभी कभी नेचुरल नंबर पर पूछ लिया जाते हैं कि हमें पूछ दीजिएगा प्रथम 99 नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो ये इस क्वेश्चन को आप एपी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के नेचुरल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन ओड नंबर का भी उसी पे बन जाता है, मल्टीपल ऑफ नंबर्स पे भी बन जाते हैं। बोल देगा जैसे 3 का मल्टीपल है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, लास्ट में बोलेगा 99 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसके बीच में, तो उसका हम लोग भी एन वाला फॉर्मूला से निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। डेली इनकम सेविंग बेस्ड प्रॉब्लम कुछ हो जाते हैं इस पे। और स्टेट अरेंजमेंट को बोल देगा कोई स्टेट है, उसके सारे स्टिक्स की गैप इतना है तो कितने स्टिक्स आएंगे उसमें, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये था आपका एपी का रैपिड रिवीजन, यानी समांतर श्रेणी का रैपिड रिवीजन। अब हम लोग बोलते हैं एपी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है। ये सारे आपके पीवाईक्यूज हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर, मैंने अभी को कितना कहा कि प्रत्येक पद के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी है, मैंने कहा ना पहचान वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि 4 दिया हुआ है, इसमें से कौन एपी है वो आपको चूज करना है। इसका अगर हम लोग सार्वंतर देखते हैं तो 2, इसका 4, इसका 8, यानी ये एपी नहीं है जीपी हो गया, ये नहीं होगा। इसका हम लोग सार्वंतर देखते हैं, इसका 3, इसका 5, इसका 7, ये समान होना चाहिए लेकिन यहाँ बढ़ते रह रहा है तो ये भी नहीं होगा। 3 से 7 देखते हैं तो ये 4 का, यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप, अगर गैप समान रहे तो ये यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी 5, 9, 13 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर क्या होगा कि कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। 13 - 9 करके भी निकाल सकते हैं, 9 - 5 करके भी निकाल सकते हैं।
13 में से 9 गया 4, 9 में से 5 गया 4, दोनों के इसमें सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी एन टर्म का सूत्र क्या होता है। मैंने एन टर्म क्या बताया कि एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यदि एपी का प्रथम पद 2 है, प्रथम पद यानी ए बराबर 2 है और सार्वंतर यानी डी बराबर 3 है, तो पांचवा पद क्या होगा, A5 निकालना। A5 बराबर क्या होता है, ए प्लस जितना टर्म पूछ रहा है उससे एक कम, 5 से कम क्या होता है 4 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग देते हैं 2 प्लस 4, डी का वैल्यू कितना है 3, 4 या 12 और 2 14। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि तीन संख्या एपी में हो तो, यदि तीन संख्या कोई है वो क्या है एपी में है, तो मध्य के पद के लिए सही संबंध क्या है। मान लिया क्या मैंने क्या बताया था, कोई एपी है तो तीन ही पद, ए है बी है सी है, तीन ही पद है और तीनों पद क्या है एपी में है, तो उसके मध्य पदों का फॉर्मूला क्या होता है, बी। बी बराबर होता है ए प्लस सी बाई 2, यानी दोनों के पद का क्या होता है औसत होता है, ए बराबर होता है बी प्लस सी बाई 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होता है। एन पदों का योग मतलब एस एन, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी एपी में n बराबर 10 है और a का मान 1 है और d का मान 2 है, तो एस एन क्या होगा। एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2, एन का वैल्यू कितना 10 दिया हुआ है, 10 बटा 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू दिया हुआ है 2, 10 बटा 2 बराबर कितना काटेंगे तो 5 गुना 2 एकम 2 प्लस 9 दूनी 18, 5 गुना 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, 20 5 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। पहली 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। पहली 10 प्राकृतिक संख्या पहला क्या होगा, पहला होगा 1 2 3 4 5, जाते जाते 10वां कौन सा होगा 10 होगा। तो हमें क्या योग पूछ रहा है, यानी S10 पूछ रहा है। 10 बटा 2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना होगा 1, एन कितना 10 तो पूछ रहा है तो 10 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना, प्राकृतिक संख्या हर एक में 1 का बढ़ोतरी होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10 बटा 2 बराबर 5 गुना 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 10 में से 11, 9 गुना 1 बराबर 9, 9 2 11, 5 गुना 11, 11 5 55। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी एपी का अंतिम पद ज्ञात हो तो योग निकालने का सूत्र क्या हो। अंतिम पद जिसको हम लोग ए एन भी कहते हैं, जिसको हम लोग आई भी कहते हैं, या फिर कोई कहीं एल भी कहता है, और वो हमें पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, यानी लास्ट टर्म एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ऋणात्मक हो और डी धनात्मक हो तो एपी क्या होगा। मतलब कोई पद, पहला पद कुछ भी हो, पहला पद कुछ भी रहे, ये इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर डी धनात्मक होगा तो एपी, डी धनात्मक तो एपी धनात्मक, डी ऋणात्मक तो एपी भी ऋणात्मक। डी का अगर मान अगर धनात्मक है तो एपी धनात्मक होगा, डी ऋणात्मक है तो एपी भी ऋणात्मक होगा। हमें क्या पूछ रहे हैं, डी धनात्मक है तो एपी भी धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब बढ़ती हुई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एपी नहीं है। एपी नहीं पूछ रहा है हमें। 10 से 8 गया -2, 8 से 6 गया -2, 6 से 4 गया -2, यानी सब में डिफरेंस बराबर, तो ये एपी है, ये आंसर नहीं होगा। -2 से 0 गया, यानी इसमें +2 ऐड किए,
इसमें +2 किया तो 0 से 2 हुआ, इसमें +2 किया तो 2 से 4 होगा, यानी एपी में है तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमें नहीं वाला पता करना है, हमें कौन सा पता करना है, कौन सा नहीं है। 1 से 3 गया +2, 3 से 6 गया +3, 6 से 10 हुआ +4, 2 3 4 मतलब ये समान नहीं है, यही हमारा एपी में नहीं है और यही हमारा सही आंसर होगा। यदि किसी एपी का डी 0 हो तो श्रेणी होगा। मैंने क्या कहा, डी अगर धनात्मक होगा तो एपी भी धनात्मक होगा, डी ऋणात्मक होगा तो एपी भी ऋणात्मक होगा, डी धनात्मक तो एपी धनात्मक, डी ऋणात्मक तो एपी ऋणात्मक। अगर डी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो एपी क्या रहेगा, एपी हो जाएगा स्थिर, एपी हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एपी कितना दिया हुआ है, 2 4 6 एंड सो ऑन। इसका 15 टर्म मतलब ए 15 पूछ रहा है, ए 15 का कितना होता है, ए प्लस 14 डी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 2 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू, डी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, डी का वैल्यू 2, 14 2 28 प्लस 2 इक्वल टू 30, 30 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, पहली 20 सम संख्याओं का योग। पहले 20 सम संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 इस तरह से, कितना है 2 4 6 एंड सो ऑन। अब इसमें सम S20 पूछ रहा है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 n1 कितना पूछा 20 मतलब 20/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, पहला वाला टर्म 2 प्लस n-1 यानी 20 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी होगा कितना, सम संख्या मतलब 2 2 का बढ़ रहा है सब में, 2 का वैल्यू 2, 20/2 बराबर 10, 2 दूनी 4 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 दूनी 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा 42 गुना 10। और 42 को जब भी आप लोग किसी भी चीज को 10 से गुना करते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सेम 42 को लिख दो, इस 0 को लाके यहाँ लिख दो, इसका आंसर हो जाएगा 420, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद का योग 20 है, किसी एपी के प्रथम पद यानी ए प्लस और अंतिम पद कितना होता है ए एन, इसका योग कितना दिया हुआ है 20 और n बराबर 10 दिया हुआ है तथा n बराबर 10, तो योग क्या होगा, हमें पूछ रहा है a प्लस ए एन मतलब ए 10 का वैल्यू 20 दिया हुआ है, a प्लस ए एन, एन मतलब 10, एन के जगह हम लोग 10 रख देंगे, ये 20 का दिया हुआ है, ए को हम लोग ए ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या था आपका, एक फॉर्मूला था आपका कि S10 वाला कितना होता है n/2 इंटू, एक तो फॉर्मूला ये भी था ना a प्लस एल, एन कितना, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10/2, ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का डायरेक्ट वैल्यू दिया हो गया 20, 2 दाई 20, 10 गुना 10 बराबर 100, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कोई एपी दिया हुआ है 7 3 10 13 का 20वां पद क्या होगा, इसमें ए कितना होगा, ए बराबर 7, डी बराबर 10 माइनस 7 बराबर 3, हमें क्या निकालना है 20वां पद यानी A20, A20 वाला कितना होगा ए प्लस 19 डी, ए का वैल्यू कितना देगा 7 प्लस 19, डी का वैल्यू 3, 19 दिया 57 प्लस 7, 7 प्लस 57 कितना हो जाएगा 64, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, यदि एपी के प्रथम 3 पद 3 x और 11 हो तो x का मान क्या होगा, कोई एपी है 3 है
x है 11 है, तो इस एपी में x का मान क्या था। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, सार्वंतर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, x-3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, सार्वंतर, ये हो जाएगा 11 - x। और किसी भी एपी का सार्वंतर हमेशा आपस में बराबर होता है। अब ये x -x को इधर लाएंगे तो प्लस x बराबर 11 - 3 इधर आके +3। x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 11 और 3 14। x बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, 2 7 14। x बराबर कितना हो जाएगा, 7। हमें x का ही वैल्यू निकालना था। ऑप्शन नंबर बी 7 इज करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। n ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, a लिखो, an लिखो इसको, या फिर l लिखो। क्या इसके बराबर, किसके बराबर होता है, a + n - 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि किसी एपी में प्रत्येक पद समान हो तो डी का मान क्या होगा। मान लीजिए कोई एपी है, प्रत्येक पद समान हो, मतलब सबके पद एक हो, एक हो, एक हो, और सो ये बढ़ता रहे, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0 0। प्रत्येक पद क्या हो, समान हो, और प्रत्येक पद समान हो तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0। डी पूछ रहा है तो डी इसका क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, तो डिफरेंस 0 आएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन एपी का। अब हम लोग अपना छठा चैप्टर अध्याय 6 की तरफ बात बढ़ते हैं। अध्याय छठा, अध्याय 6, जिसका नाम है क्या, त्रिभुज। इसका नाम क्या है, त्रिभुज, ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, ट्रायंगल। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। त्रिभुज का परिचय हम लोग देख लेते हैं, त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 भुजाओं और 3 कोनों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा से मिलकर क्या बनी होती है, त्रिभुज। इसमें एक कोण, 2 कोण और 3 कोण होते हैं। ए बी सी 3 कोण है, और ए बी, बी सी और ए सी 3 साइड है। इसमें 3 भुजा है और क्या है, 3 कोण है। तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति है 3 भुजा और 3 कोण से मिलकर बनती है। और इस अध्याय में हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, त्रिभुजों की क्या करते हैं, समानता के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10 में हम लोग सर्वांग सम तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, समानता पढ़ते हैं, यानी सिमिलरिटी पढ़ते हैं। और इससे जुड़े सभी प्रमेयों यानी थ्योरम्स और परिणामों का अध्ययन करते हैं। और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक दिलाने वाला एक चैप्टर होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं सर्वांग समता और समानता में क्या अंतर होता है। कोई त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाएगा जब उसका क्या हो, मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज का आपस में इसका भुजा, आपस में भुजा भी बराबर हो, भुजा क्या हो, बराबर हो, कोण सारा बराबर हो, यानी एक दूसरे का त्रिभुज भी एक दूसरे के बराबर हो, तभी वो सर्वांग सम कहलाएगा। यानी आकार और माप दोनों समान होना चाहिए और भुजा एवं कोण बराबर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। लेकिन सिमिलर त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज, इसको हम लोग समरूप भी कहते हैं। समरूप के लिए क्या चाहिए, समरूप के लिए आकार समान होता है और माप उसका जो साइज है वो अलग हो सकता है। मतलब एक ये ऐसा है, एक संभाव त्रिभुज ये है और एक संभाव त्रिभुज ये है, तो दोनों आपस में क्या होगा, ये आपस में समरूप होगा। लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। सर्वांग सम के लिए दोनों बराबर भी होना चाहिए। समरूप के लिए क्या चाहिए, दोनों सिमिलरिटी होना चाहिए, एंगल कोण वगैरह बराबर होना चाहिए, दिखने में सेम होना चाहिए। कोण बराबर होते हैं, भुजा समान रूप अनुपात में होता है। ये अगर 1:2 में है तो ये भुजा भी 1:2 में होगा। और सिमिलरिटी और कंग्रुएंस यानी सर्वांग समता और समरूपता दोनों बहुत अलग अलग चीज है। त्रिभुजों की समानता की क्या परिभाषा होती है, दो त्रिभुज समानता तब कहलाते, समान तब कहलाते जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा क्या समान अनुपात में हो। यानी कोई त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज क्या है, डी ई एफ, ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, जब ए बी और डी सी बराबर होगा। लेकिन समरूप कब होगा, जब ए बी बटे डी ई बराबर होगा बी सी बटे ई एफ, और ये जब बराबर होगा ए सी बटे डी एफ, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समरूप। अब बात करते हैं त्रिभुजों की समानता के नियम। तो इसको समानता के लिए क्या क्या नियम होते हैं। पहला एक नियम होता है ए समानता समरूप द्वारा, यानी कौन कौन समानता नियम, ए हम लोग शॉर्ट में ए बोलते हैं, एंगल एंगल।
यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समान होते हैं। यह नियम बोर्ड में सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, यानी समरूप होते हैं। दूसरा नियम क्या कर रहा है कि भुजा भुजा समानता नियम, यानी SAS सिमिलरिटी रूल। अगर भुजा SAS मतलब पहला क्या हो, एक भुजा अनुपात में हो, कोण बराबर हो और फिर भुजा अनुपात में हो। भुजा अनुपात में हो, कोण बराबर, फिर भुजा अनुपात हो, यानी दो भुजाओं का अनुपात समान हो और तीसरा उनके बीच का कोण बराबर, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो दोनों त्रिभुज समान होते हैं, यानी समरूप होते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि भुजा भुजा भुजा, यानी SSS सिमिलरिटी रूल के द्वारा यदि किसी त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में हो तो वो त्रिभुज समान समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब बोल रहा समरूप त्रिभुज के महत्वपूर्ण कुछ परिणाम होते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं। जैसे अगर एक त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है DEF के, तो इसमें क्या क्या होगा, संगत कोण बराबर होंगे, यानी B किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात समान होगा, यानी मैंने जब बताया AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF, AC बटे DF के बराबर होगा। संगत ऊंचाइयों का अनुपात भुजाओं का अनुपात, और जिस अनुपात में ये होता है AB बटे DE, अगर इस अनुपात में है तो इसका ऊंचाई अगर मान लेते हैं ये है AX और ये इसका अनुपात है DY, तो इसका अनुपात भी AX बटे DY दोनों आपस में इसके बराबर होगा, भुजा के अनुपात के बराबर होता है। नहीं, ऊंचाइयों का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर होता है। संगत जो माध्यिका होता है, माध्यिका जो क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मान लेते माध्यिका यहाँ आता है तो इसका माध्यिका भी इस उसके भुजा के अनुपात के बराबर होता है, ये भी भुजा के अनुपात के बराबर होता है, उसका माध्यिका भी। संगत कोण का जो समद्विभाजक, मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हुआ, एक का इसका संगत कोण ये हुआ, इसका जो समद्विभाजक है, दोनों का जो अनुपात होता है ये भी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये संगत कोण का समद्विभाजक का अनुपात जो होता है वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज अगर मान लेते ABCDEF, ये दो त्रिभुज है। अगर ये दोनों त्रिभुज AB बट्टा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है क्या, त्रिभुज DF, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, मान लेते एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ DEF, ये किसका होगा, इसका संगत भुजा के अनुपात का वर्ग। संगत भुजा क्या है, ABC का संगत भुजा कोई भी एक, अगर हम यहाँ AB लेते हैं तो इसका संगत भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ DE हो जाएगा, तो DE होगा, और इसका क्या होता है, वर्ग करते हैं तो उसका एरिया का अनुपात निकल जाता है। यानी किसी भी त्रिभुज के संगत कोणों का त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है। दो दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये वर्ग होता है। और ये क्षेत्रफल वाला परिणाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्षेत्रफल वाला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट, समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। यदि दो समान त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात A और B है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लेते कोई एक समरूप त्रिभुज A, ये त्रिभुज है, इसका भुजा का अनुपात अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ है कितना, A अनुपात B, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। ठीक है, मैंने चलो पीछे आपको बताया। सातवां पॉइंट क्या कर रहा है कि आधारिक समानुपात प्रमेय, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी जिसको हम लोग BPT कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी आधारिक समानुपात प्रमेय। ये तो इसका कथन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते ये भुजा है, इसके समांतर खींची गई रेखा ये हुआ, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, इस भुजा को अगर समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के वो समांतर होती है।
तो क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसी भी हम लोग क्या कहते हैं, इसी थेल्स का थ्योरम कहते हैं। यानी एक त्रिभुज का ये इसके समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इसको अगर सही, अगर समान अनुपात मतलब ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी में अगर काटती है, सेम अनुपात मतलब सेम अनुपात में काटती है, तो क्या होगा कि इसके जो ये जो भुजा होगा ये इसके समांतर होगा। इसे हम लोग थेल्स का थ्योरम कहते हैं। यानी भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यदि कोई रेखा तीसरी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। और ये कोई यहाँ क्या सिर्फ उसका जस्ट उल्टा है, ये अगर इसके दोनों भुजाओं को अगर समान अनुपात में काटता है तो वो इसके क्या होगा, समांतर होगा। वही चीज उसका जस्ट उल्टा पूछ लिया गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये ए है या बी है और ये सी है। तो क्या होगा, इसमें पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार क्या होता है, ए बी यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम का कथन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है कि यदि किसी त्रिभुज की जस्ट इसे इसका विलोम, इसको जस्ट मतलब इसका उल्टा। वहां क्या पूछ रहा था, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, मगर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज समकोण होगा। वहां पूछ रहा समकोण रहेगा तो ऐसा होगा, यहाँ पूछ रहा कि वो जिस उसका उल्टा पूछा, अगर ऐसा है तो वो समकोण होगा। अच्छा, कुछ पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय पर कुछ आधारित प्रश्न कैसे पूछ लिए थे, किसी त्रिभुज में समकोण है या नहीं वो पूछ लिया था, कि ये इसका ये कोण समकोण है कि नहीं है वो पूछ लेता है। कभी कभी ये पूछता है कि किसी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ये पूछ लेता है कभी कभी। और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न क्या होते हैं कि ए समानता का नियम का प्रूफ पूछ लेता है कभी कभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कभी कभी बीपीटी का प्रूफ पूछ लेता है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड थ्योरम। कभी कभी बीपीटी का विलोम वाला पूछ लेता है, पाइथागोरस थ्योरम का पूछ लेता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पूछ लेता है। ये सारे इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पहला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग बराबर हो तो वो त्रिभुज होते हैं क्या। यदि किसी भी दो त्रिभुज के यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कहलाते हैं, समान कहलाते हैं। इसको हम लोग समरूप भी कहते हैं। दो कोण बराबर हो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो ही जाएगा, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, त्रिभुज की समानता का कौन सा नियम नहीं है। ए समानता होता है, होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ए से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा कि ए से समानता कोई का कोई नियम नहीं होता है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है तो कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, एक है डी ई एफ, दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, उनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। समान त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वो भुजाओं के अनुपात के, नहीं तो भुजाओं के घनों के अनुपात के, नहीं तो कोणों के अनुपात के, नहीं भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधारित समानुपात यानी बीपीटी, आधारित समानुपात पढ़े में यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी का संबंध किससे है, कोणों से नहीं, क्षेत्रफल से नहीं,
परिमाप से नहीं, तो भुजाओं के अनुपात से। वही कह रहा है ना कि एक भुज का अगर ये आपस में इसको समान अनुपात में अगर बांटता है तो ये दोनों इस दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को समांतर होगा, वही कह रहा है बीपीटी। बीपीटी के अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर भागों में काटती है, असमान भागों में काटती है, समान अनुपात में काटती है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है किस पर, समद्विबाहु त्रिभुज पर नहीं, विषमबाहु पर नहीं, सभी त्रिभुज पर नहीं, तो वो किस पर लागू होता है, तो वो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये होता है लंब, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये होता है कर्ण, इसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। ये होता है आधार, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर किसके बराबर होता है, H के स्क्वायर के बराबर। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है तो वह त्रिभुज होगा। यदि कोई एक त्रिभुज है, उसकी भुजा किस अनुपात में है, 3:4। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले बड़ा वाला का स्क्वायर शेष दो भुजाओं का योग, हम लोग पाइथागोरस, अक्सर क्या होता है ऐसा पाइथागोरस में पूछता है, पहले छोटे दोनों वाला को वर्ग करके जोड़ लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या ये 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25 बराबर 25। ये मतलब ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, तो ये किस कोण में होता है, ये समकोण त्रिभुज में ही होता है। अब कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय का विलंब बताता है। पाइथागोरस कोई भी थ्योरम है, उसका विलंब क्या बताता है कि त्रिभुज समद्विबाहु है, नहीं, त्रिभुज समान है, नहीं, त्रिभुज सर्वांगसम है, नहीं, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समकोण है। यदि दो समान त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, कोई समरूप त्रिभुज है, समान नहीं, इसको समरूप कहना ज्यादा सही रहेगा। समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9। त्रिभुजों की समानता में कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, समानता नहीं, समरूपता, समरूपता, ये क्या बराबर हो गया, होगा नहीं, ये हो गया बराबर नहीं, ये हो गया सर्वांगसम का, ये होता है समरूप का। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वह रेखा क्या कहलाती है, वो रेखा कहलाती है समांतर रेखा। यानी कोई एक त्रिभुज है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस साइड को इस साइड को समान अनुपात में बांटती है, तो वो क्या होगा, ये लाइन जो होगा इसके समांतर हो जाएगा, तो ये समांतर रेखा कहलाती है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों आपस में, तो क्या ए डी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। तो ए किसके बराबर, ए बराबर होगा डी के, डी नहीं ये पी है, तो ए किसके बराबर होगा, पी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग होता है। कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते एबीसी समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार के वर्ग के बराबर नहीं, लंब के बराबर नहीं, तीनों भुजाओं के योग नहीं, आधार व लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, इन तक बने रहने के लिए आपका वंस अगेन थैंक यू सो मच। ऐसे ही रिवीजन के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और कंटेंट आपको क्वालिटी सही है, टीचिंग मेथड सही लग रहे हैं, तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है।
अगर हमारी मेहनत पर आपको अगर हमारी मेहनत पर आपको थोड़ा सा भी बिलीव है तो इस चैनल को क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।